काफी संभावनाएं। फिक्की फ्रेम्स 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। 150 से भी अधिक देशों में देखा जाता है भारतीय सिनेमा, जिसका राजस्व और रोजगार सृजन में अहम योगदान। अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार एडवर्ड लुटवॉक ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीमा सुरक्षा विकास संरचना की प्रशंसा। डीडी इंडिया के साथ विशेष साक्षात्कार में लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में सीमा के इलाकों में बुनियादी ढांचे के काम की सराहना की। कर्नाटक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। देश में कोरोना की रिकवरी दर बढ़कर हुई 61% से भी अधिक। 4,39,947 मरीज संक्रमण से मुक्त। देश में टेस्ट का आंकड़ा 1 करोड़ के पार। दुनिया भर में कोविड-19 से 1 करोड़ 15 लाख लोग संक्रमित। 5,36,000 लोगों की महामारी की चपेट में आने से हुई मौत। महामारी से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में 29,35,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिताया, कोरोना महामारी का गलत फायदा उठा रहे हैं आतंकवादी। कोरोना काल में दुनिया भर के देशों से सतर्कता बरतने की कही बात। नमस्कार, हिंदी समाचारों की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फिक्की फ्रेम्स 2020 को वर्चुअल तौर पर संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया और उद्योग जगत में वैश्विक स्तर पर विकास की काफी संभावनाएं हैं। कोविड ने हमें एक अवसर दिया है कि हम नए सिरे से सोचें कि कैसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर की सरकार ने कई तरह से मदद करने का फैसला किया है। The importance of Indian media and entertainment sector cannot be stressed enough. The content we produce, television, film and digital original, is consumed in over 150 countries. The sector generates millions of jobs, significant revenues, and despite the impact of COVID, it is growing at a good pace. There is need for more entrepreneurs, founders and leaders in the media and entertainment sector to steer the industry forward. We need more innovation, origination and ownership. And the Government of India stands shoulder to shoulder with the industry in achieving all this. और इसके साथ ही प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग भारत की सॉफ्ट पावर हैं और दुनिया भर के देशों में भारतीय मीडिया और मनोरंजन जगत की पहुंच है और इसमें विकास और रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। We all need to work together to make a progress and harness the soft power of India, that is media and entertainment. The first among these is the government is coming up with the standard operating procedure for shooting films in India in the light of pandemic. Further, to accelerate the restart of filmmaking that had come to a standstill as a result of COVID, is also coming up with the incentives of production in all sectors, including TV serials, filmmaking, co-production, animation, gaming. Will be announcing these measures shortly. और वहीं इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत का मीडिया उद्योग काफी हद तक विज्ञापन पर निर्भर है, जबकि ग्लोबल स्तर पर ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़िया कर रहे हैं और हमें देखना होगा कि कहां पर अवसर है। The industry is totally dependent on the advertisement, whereas globally if you could see, the major income comes from the distribution networks or from the payment which each consumer pays. We must align all of these to accelerate and create new avenues of growth and revenue. If we look at the value of global growth or the global market for creative goods, it has doubled from $208 billion in 2002 to $509 billion in 2015. India needs to have a bigger chunk of this pie.
while we create volume, we must also create value. और इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिक्की के माध्यम से आप अपनी आवाज सरकार के साथ साथ उद्योग जगत और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचा सकते हैं. That our media drives consumer choices and consumerism, and can we project our soft power such as yoga, Ayurveda, ancient medicine, science, performing arts, crafts, textiles, and so on. I think there is huge potential to showcase India's soft power. I'm sure FICCI is the platform through which you can put across your voice. You can reach out to the government, reach out to the various other industries. रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का. डीडी इंडिया के साथ एक विशेष साक्षात्कार में अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार एडवर्ड टुटवॉक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीमा सुरक्षा विकास संरचना की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि भारत के पास जापान, यूएस और इजराइल जैसे सहयोगी देश हैं, लेकिन चीन के पास केवल एक पाकिस्तान है. Modi is focused on infrastructure. I mean, I'm not a pro-Modi person. I'm not an anti-Modi person. But his focus on infrastructure is very real. India has allies. China does not have allies, only Cambodia, because the Cambodians are squeezed by the Vietnamese. And the other ally it has is Pakistan. Since we've had Pakistan as an ally, I can tell you that having an ally like Pakistan is borderline. और अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार ने लद्दाख और LAC के आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किए जा रहे काम की भी प्रशंसा की. उन्होंने इसे शक्ति के संतुलन में बदलाव करार दिया. The expansionist pressure in general is not a tactical thing. It has a tactical expression, in some specific place. And as we all know, one part of the story is that finally, India is providing infrastructure in those areas and quite changing the balance of power. और आप ये पूरा साक्षात्कार डीडी इंडिया पर रात 8 बजे और डीडी न्यूज पर आज रात 10 बजे देख सकते हैं. अगली खबर. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम आज कर्नाटक के दौरे पर है. टीम आज कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने के लिए बेंगलुरु में है. मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अपने आधिकारिक आवास पर केंद्रीय टीम के साथ बैठक की. महानगरों में तेजी से फैल रहे कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 टीमों का गठन किया है. राज्य द्वारा किए जा रहे सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा के साथ साथ ये टीमें राज्य को तकनीकी सहायता भी प्रदान करेंगी. बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण में तेजी देखने को मिली है. ऐसा प्रतिदिन कोविड-19 की जांच दर को 2 गुना करने की वजह से हुआ है. सोमवार को कर्नाटक में 1843 नए संक्रमण के मामले आए, जिनमें 981 मामले सिर्फ बेंगलुरु शहर में ही थे. सरकार ने प्रतिदिन कोविड टेस्टिंग की संख्या 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी है. बेंगलुरु के अलावा अन्य केंद्रीय टीमें मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में कोविड-19 की स्थितियों की समीक्षा कर रही हैं. और दुनिया के तमाम देश इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं. भारत ने भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए तमाम कदम उठाए हैं. इन प्रयासों की बदौलत कोरोना की लड़ाई जीतने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है. हालांकि कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण फैलने के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. देश में इस वक्त 2,59,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 4,39,000 से भी ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं. कोरोना के कारण देश में 20,160 लोगों की मौत भी हुई है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना और कर्नाटक उन राज्यों में से हैं जहां एक ही दिन में रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं. और अगर राज्यवार बात करें तो महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना के सक्रिय मामले 87,699 हैं. इलाज के बाद 1,15,262 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं. राज्य में 9,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. वहीं तमिलनाडु में कल 3,827 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए. इनमें से 44 लोग ऐसे थे जो बाहर से आए थे.
राज्य में कोरोना के कुल मामले 1,14,978 हैं, जिनमें से 66,571 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। इस वक्त राज्य में कोरोना के 46,836 सक्रिय मामले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 72,000 से भी ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। कल दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1,379 नए मामले सामने आए। इस वक्त दिल्ली में कोरोना के 25,600 से भी ज्यादा सक्रिय मामले हैं और 3,000 से भी ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई है। वहीं कर्नाटक में कल कोरोना के 1,843 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के 14,389 सक्रिय मामले हैं। कुल 10,527 लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण 401 लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने परीक्षण की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिसके चलते अब ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त राज्य में एक दिन में 25,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्देशित एक केंद्रीय टीम आज बेंगलुरु के दौरे पर है, जो राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रही है और उसका जायजा ले रही है। इस बीच राज्य सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य में कोरोना के कुल मामले 15,284 हैं और 3,088 मामले इनमें से सक्रिय हैं। इलाज के बाद 11,579 लोग इस वायरस से मुक्त हो चुके हैं। कुल 617 लोगों की इस वायरस के कारण मौत हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा मौतें इंदौर में हुई हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में 1,158 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। प्रदेश के 52 जिले कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। और वहीं राजस्थान में आज कोरोना के 234 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 57 मामले जोधपुर से हैं। उसके बाद अलवर है, जहां इस महामारी से 36 लोगों की जान चली गई है। राज्य में कोरोना के कुल 4,137 सक्रिय मामले हैं। कोरोना के कारण अब तक राज्य में 465 लोगों की मौत हुई है। रुक करते हैं कुछ और बड़ी खबर का। यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 3 साल से जेल में बंद चंद्रा को 1 महीने की अंतरिम जमानत मिली है। संजय चंद्रा के पिता कोरोना से पीड़ित हैं और फिलहाल आईसीयू में हैं। पिता के हॉस्पिटल में एडमिट होने के आधार पर उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत दी है। अगली खबर, सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश के सभी राजमार्गों का प्रदर्शन मूल्यांकन और रैंकिंग करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों का मूल्यांकन और रैंकिंग का उद्देश्य राजमार्गों की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस कदम से राजमार्ग पर यात्रियों को उच्च स्तर की सेवा मिल सकेंगी। मूल्यांकन मानदंड विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रणालियों पर आधारित है, जिन्हें व्यापक रूप से राजमार्ग दक्षता, राजमार्ग सुरक्षा और उपयोगकर्ता सेवाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मूल्यांकन के आधार पर प्राधिकरण समग्र सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर निर्णय करेगा। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल, टोल प्लाजा पर लगने वाला समय, दुर्घटना दर, उन्नत ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की उपलब्धता, रास्ते की सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों को भी इस मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। रैंकिंग की प्रक्रिया परिचालन में दक्षता लाएगी, साथ ही सड़कों की उच्च गुणवत्ता के रखरखाव को भी सुनिश्चित करेगी। देश भर में विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में सालाना परीक्षाएं आयोजित कराने को मंजूरी मिल गई है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को लिखे पत्र में विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर पर यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही परीक्षा अनिवार्य रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी के अनुसार ही होगी। और इसके साथ ही यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित करने से संबंधित अपने पहले के दिशा निर्देश में बदलाव किए हैं। छात्रों की सुरक्षा, उनके करियर और प्लेसमेंट जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने ये निर्णय लिया है।
नए दिशा निर्देश के मुताबिक अब विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं जुलाई के बजाय सितंबर में होंगी। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित करने से संबंधित अपने पहले के दिशा निर्देश में बदलाव किए हैं। छात्रों की सुरक्षा, उनके करियर और प्लेसमेंट जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने ये निर्णय लिया है कि पहले के दिशा निर्देश के मुताबिक ही इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। पहले यूजीसी का दिशा निर्देश 29 अप्रैल को आया था। अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा जो जुलाई के महीने में निर्धारित की गई थी, अब ये परीक्षा कोरोना के संबंध में जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही सितंबर महीने के अंत में होंगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। भारत पढ़े ऑनलाइन मिशन के तहत नवादा जिला के वारसलीगंज SGBK साहू इंटर विद्यालय में एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने की। कार्यशाला का आयोजन गूगल मीट पर किया गया। अध्यापक और छात्र अपनी समस्याओं का निराकरण भी इस कार्यशाला में करवा रहे थे। इस कार्यशाला में ई-लर्निंग के द्वारा वर्चुअल क्लासरूम का निर्माण कर पढ़ाई में आने वाली किसी भी समस्या के दुष्प्रभाव को रोकने पर चर्चा हुई। सेमिनार में ई-लर्निंग के विविध प्रकार और तकनीक के माध्यम से पारंपरिक शिक्षण का डिजिटल रूपांतरण भी बताया गया। तकनीक माध्यम जैसे कि गूगल क्लासरूम, एडमोडो, BDO थ्रेड, बुक क्रिएटर, क्विजलेट के व्यवहारिक प्रयोग के बारे में भी इसमें बताया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा गतिरोध मामला सुलझने का पहला संकेत नजर आया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी LAC से पीछे हट गई है। जिन 3 जगहों पर विवाद था, चीन की सेना उससे 1.5 किलोमीटर पीछे चली गई है। भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कूटनीतिक जीत बताया है। पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे पर गलत बयानबाजी को लेकर माफी मांगने को कहा। भारत की कूटनीतिक और सैनिक स्तर की वार्ता, इन दोनों ने इसको सफलता दिया है और प्रधानमंत्री जी की लेह में जाकर के जवानों को जो बूस्टअप किया, उसके आधार पर लोगों को ये लगा कि नहीं, भारत के प्रधानमंत्री किसी भी स्थिति में अपनी 1 इंच भी भूमि नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वास्तविक नियंत्रण रेखा उसका पालन करवाएंगे। और उसका पालन शुरू हो गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत भी रहेगा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन भी रहे। इस नाते यह एक भारत की जबरदस्त सफलता है। पूरी देश की जनता आज इस सफलता के आधार पर खुश है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि इतने मजबूत प्रधानमंत्री को, इतने निष्ठावान प्रधानमंत्री को और जनता के साथ जुड़े हुए प्रधानमंत्री को उन्होंने अनेक बार आरोपित किया। इस नाते मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा ने भी भारत की कूटनीतिक जीत पर कहा कि समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय सेना के साथ खड़ी है और पार्टी को सुरक्षा बलों पर पूरा विश्वास है। पूरा हिंदुस्तान आज सरकार के साथ है। कोई भी सरकार का कदम हो इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की संप्रभुता को बचाने के लिए, हमारी आर्म फोर्सेस को मजबूत करने के लिए, आर्म फोर्सेस के मोटिवेशन के लिए, आर्म फोर्सेस का मोराल बढ़ाने के लिए, आर्म फोर्सेस को सुसज्जित करने के लिए समाजवादी पार्टी उसके हक में है, पक्षधर है। तो ये जो सच्चाई हो, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए, उनका एक बयान आना चाहिए कि सच में स्थिति क्या है बॉर्डर पे। समाजवादी पार्टी देश के मुद्दे पे अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी है, हर जवान के साथ खड़ी है। और वहीं भारत चीन सीमा गतिरोध पर भारत की कूटनीतिक जीत पर जनता दल यूनाइटेड ने भी भारत सरकार की प्रशंसा की है। पार्टी के नेता अजय आलोक ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बधाई दी है। भारत की कूटनीतिक विजय की ये शुरुआत हो चुकी है
एक परस्पर समझौता चीन मान गया है और वो अपनी सेना को पीछे कर रहा है। लगभग 1.5 किलोमीटर सेना पीछे जा चुकी है। तो इसे हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की शानदार कूटनीतिक विजय है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, अजीत डोभाल जी को, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी को बहुत बहुत बधाई। और अब बात बारिश और बाढ़ के कहर की। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश से जहां लोग परेशान हैं तो वहीं जानवर भी बेहाल हैं। अमरेली जिले के खंभा क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हुई भारी बारिश से यहां के जंगल में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे में जंगल का राजा शेर अमरेली रोड के किनारे एक पहाड़ी पर आश्रय के लिए आ गया, जिसके बाद लोग जंगल के राजा को देखने के लिए इकट्ठे हो गए, जिसके चलते सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। गिर के राजा शेर ने मॉनसून के मौसम में पानी, मक्खियों और मच्छरों से बचने के लिए पहाड़ों को अपना नया घर बना लिया है। अगली खबर, मराठा आरक्षण की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुनवाई करेगा। अदालत ने कहा कि इस संबंध में वो अगले महीने सुनवाई की तारीख तय करेगी। कोर्ट ने पक्षकारों से कहा कि वो इस संबंध में अपनी लिखित दलीलें और बहस की समय सीमा दाखिल करें। पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी, जब मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि दुनिया भर में फैली कोविड-19 महामारी के कारण आतंकी समूह इस मौके का फायदा उठाने के फिराक में हैं और हमें उन्हें अपनी कमजोरियों का फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। न्यूयॉर्क में आतंक रोधी सप्ताह के वर्चुअल कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि आज दुनिया एक बेहद गंभीर दौर से गुजर रही है। देशों की स्वास्थ्य प्रणाली पर कोरोना महामारी का बेहद खराब असर हुआ है। गुतेरेस ने उम्मीद जताई कि ऐसे में जब देश अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हैं और कोरोना जैसे वैश्विक संकट से जूझ रहे हैं, आतंकी चुनौतियों का भी हम मिलकर सामना करने के लिए एक राय पर सहमत होंगे। उन्होंने कहा कि IS, अल-कायदा और कई अन्य आतंकी संगठन स्थानीय संघर्ष और क्षेत्रों में शासन की नाकामी का फायदा उठाने की ताक में हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि वायरस की तरह ही आतंकवाद भी सीमाओं को नहीं पहचानता। ये सभी मुल्कों को प्रभावित करता है, इसीलिए साथ मिलकर ही इस समस्या को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 1 हफ्ते तक होने वाली इस चर्चा में आतंकवाद रोधी रणनीतिक और व्यवहारिक चुनौतियों के बारे में विचार विमर्श होगा। गुतेरेस ने चिंता जताते हुए कहा कि महामारी के दौर में आतंकवाद को नए प्रारूपों का सहारा मिला है, लिहाजा हमें डिजिटल प्रौद्योगिकी के गलत इस्तेमाल, साइबर हमले और जैव आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देशों को आतंकवादी खतरों पर करीब से नजर रखना चाहिए और जवाबी रणनीति भी तैयार रहनी चाहिए। हमें मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी और लगातार पैदा हो रहे खतरों पर नजर रखनी होगी। इस कार्यक्रम में नागरिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र से जुड़े लोग, महिलाएं और आतंकवाद से पीड़ित लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना वायरस से अब तक 1,15,65,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 5,35,000 से भी ज्यादा लोगों की इस महामारी से जान जा चुकी है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना से 29,22,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि वहां पर मृतकों की संख्या 1,30,000 से भी अधिक है। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार से न्यूयॉर्क शहर में प्रतिबंध खत्म करने के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। हालांकि दूसरे प्रांतों से आ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए फिलहाल रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है। न्यूयॉर्क प्रांत के गवर्नर एंड्रू कुओमो ने लोगों से शारीरिक दूरी, हाथों को सैनिटाइज करने और मास्क पहनने का अनुरोध किया है। तो ये अमेरिका में कोरोना से 29,22,000 से भी ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। न्यूयॉर्क शहर में प्रतिबंध खत्म करने की तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। न्यूयॉर्क में रेस्तरां के अंदर बैठकर खाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। और अब बात करते हैं लैटिन अमेरिकी देशों में कोरोना के संक्रमण की। कोरोना महामारी के कारण दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लिहाजा अब एक लंबे इंतजार के बाद धीरे धीरे देश खुद को लॉकडाउन से बाहर ला रहे हैं। पेरू में भी अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योगों को दोबारा शुरू किया जा रहा है। पेरू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉपर उत्पादक देश है।
मार्च से जारी लॉकडाउन खुलने के बाद अब इस उद्योग से जुड़े लोगों में उम्मीद जगी है। हालांकि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख को पार कर गई है, जो सरकार के लिए फिक्र की बात है। इसके साथ ही अब तक यहां कोरोना के कारण 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और दुनिया के तमाम देशों की तरह चिली भी इस वक्त कोरोना की मार झेल रहा है। 2,98,000 से भी ज्यादा लोग इस वक्त इस महामारी से पीड़ित हैं और 6,000 से भी ज्यादा लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। ऐसे वक्त में जब मरीजों के इलाज में जुटे चिकित्सकों को दिन रात कोरोना के खिलाफ एक मानसिक लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है, चिली में कुछ चिकित्सक ऐसे भी हैं जो कोरोना संक्रमितों को इलाज के साथ साथ दिली खुशी भी दे रहे हैं। चिली के अस्पताल में काम करने वाली दमारिस सिल्वा की दूसरी शिफ्ट तब शुरू होती है जब घंटों लंबी शिफ्ट खत्म करके बाकी डॉक्टर्स चले जाते हैं। दमारिस अपना काम खत्म करने के बाद अस्पताल में कोरोना मरीजों के वार्ड में घूम घूम कर वायलिन के जरिए सुर लहरियां छेड़ती हैं। घंटों तक अस्पताल के क्रिटिकल वार्ड में संगीत के जरिए मरीजों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरती दमारिस की ये कोशिश कामयाब भी हो रही है और कोरोना से लड़ रहे मरीज उनकी इस पहल की सराहना कर रहे हैं। जी, तो मरीजों को फ़ायदा पहुंचाने का एक तरीक़ा ये भी। और इसके साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फ़िलहाल के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अनुमति दीजिए, नमस्कार।